दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि रेलवे के जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उस साइंस से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे के पिछले एग्ज़ाम में, आज हम उनके बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए जो पहला पॉइंट है इसमें दिया है एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो देखिए जोंक है, केंचुआ है, ऐसे रेंगने वाले जो प्राणी होते हैं तो एनीलिडा ग्रुप में आते हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में आपको बताना है तो जैसे तिलचट्टा हो गया, मच्छर हो गया, खटमल हो गया, मक्खी हो गई, ठीक है, तो ये आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं। उसके बाद आपको बताना है कि मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो इसमें देखिए घोंघा है, सीपी है, ये सब मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद ये दिया है इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो आपको बताना है कि इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो जैसे तारा मछली हो गई, होलफिश हो गई, ब्रिटिल स्टार, ये सब इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। तो ये देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मनुष्य का पाचन, ये पाचक लिख गया है गलती से, मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है। तो मनुष्य के पाचन क्रिया जो है आपको पता है कि मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। अगला देखिए सिराएं, सिराएं यहाँ पे सिराओं होना चाहिए, सिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो आपको पता है कि सिराएं जो है वो अशुद्ध रक्त प्रवाहित करती हैं सिवाय पल्मोनरी सिरा के, क्योंकि पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। और धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो धमनियों द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इसमें भी वही अपवाद है, इसमें भी पल्मोनरी धमनी को छोड़कर, क्योंकि पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखिए कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये दोनों जल में अगर घुलनशील हैं तो अल्कोहल में कौन कौन सी घुलनशील होंगी। ए, डी, ई, के, इनको अगर आपको याद करना है तो जल में अघुलनशील विटामिन जो होती हैं उनको आप कीड़ा से याद कर सकते हैं, के ई डी ए, के ई डी ए, जो कि जल में अघुलनशील है। उसके बाद जो बची दो वो जल में घुलनशील है। तो ये देखिए अगला पॉइंट ये क्या कह रहा है कि सोडियम का कार्य क्या है। यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। ये देखिए सोडियम का जो कार्य है ये कह रहा है कि ये आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। अब देखिए अगला कह रहा है कि पोटेशियम का क्या कार्य होता है। तो पोटेशियम जो होता है ये आपके दिल की धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। पोटेशियम ही हृदय की धड़कन के लिए उत्तरदायी होता है। ये देखिए अगला कह रहा है कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। ग्लूकोज जो होता है वो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब ऑक्सीजन नहीं होता तब वो मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो ग्लूकोज जो होता है वो लैक्टिक अम्ल बनाता है, ठीक है। ये अगला पॉइंट देखिए, ये कह रहा है कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया या यीस्ट से क्रिया करके क्या बनाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, ग्लूकोज C6H12O6। इसका आप जब रिएक्शन में बाद में आपको बता दूंगा। तो ये देखिए अगला पॉइंट, एनीलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। जो एनीलिडा ग्रुप के होते हैं सदस्य उनमें उत्सर्जन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो उस उत्सर्जन अंग को नेफ्रीडिया कहते हैं, उस उत्सर्जन अंग को नेफ्रीडिया कहते हैं। तो आइए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। ये कह रहा है कि बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती हैं। कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसमें बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती हैं। तो वो अग्न्याशय ग्रंथि है। अगला देखिए कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसको आपको पता है कि इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, मास्टर ग्रंथि के नाम से। अगला कह रहा है कि स्प्रिंग को आप सामान्य लंबाई पर वापस छोड़ने के लिए लगने वाले बल, मतलब अगर स्प्रिंग को आप अगर खींच कर छोड़ देते हैं तो जिस बल से वो अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटती है वो बल क्या कहलाता है। तो वो बल प्रत्यानयन बल कहलाता है।
उसके बाद अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है, तो ये सबको पता है कि कंपोस्ट है। ठीक है, तो देखिए कितने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम जो होता है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है। देखिए हीलियम सबसे हल्की गैस है और अक्रिय गैस है। हल्की तो हाइड्रोजन भी है, लेकिन ये अक्रिय गैस है, इसलिए इसका यूज होता है। और हीलियम का यूज समुद्र में जो गोताखोर जाते हैं वो लोग भी ऑक्सीजन के साथ मिला कर ले जाते हैं, क्योंकि इससे उन्हें जो सांस लेने में दिक्कत होती है, पानी के अंदर ऑक्सीजन रहने के बाद भी उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये उस पेन को कम करता है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। डीडीटी जो कि कीटनाशक है, आपको पता होना चाहिए डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। डीडीटी, इसका यूज कीटनाशी के प्रयोग में होता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि इसका यूज अब लगभग सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इसका यूज होता है, क्योंकि इसका विघटन जल्दी से नहीं होता। एक बार इसको खेत में डाल देने से इसके जो कण होते हैं वो वायुमंडल में फैल जाते हैं, तो इसका विघटन जल्दी नहीं होता, इसलिए ये मनुष्यों के लिए भी हानिकारी है, इसलिए इसको बैन कर दिया गया है। लेकिन अभी भी इंडिया में इसका यूज होता है। तो देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है। एथेनॉल, जिसे शराब के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये शराब नहीं है। एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वो यकृत होता है। ये देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि सब अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ, जो अम्ल होते हैं उनमें अनिवार्य रूप से जो पदार्थ पाया जाता है वो हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन आप देखेंगे अनिवार्य रूप से पाया जाता है। ये देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है। तो जो सूती वस्त्र होते हैं उनमें आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना होती है। और आग लगने की बात आई तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो आग में नहीं जलता, तो वो है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस ऐसा पदार्थ है जो कि आग में नहीं जलता है। तो ये देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। लोहा मतलब आयरन, लोहे का मतलब यहाँ पर आयरन से है, तो आयरन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो हरी सब्जियाँ जो हैं वो आयरन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि गैसोलीन को किसके साथ मिलाकर गैसोहॉल बनाया जाता है। गैसोलीन को किसके साथ मिलाकर गैसोहॉल बनाया जाता है। ये देखिए जितने भी हॉल बनाए जाते हैं इनमें अल्कोहल अधिक मात्रा में मिलाया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए इथाइल अल्कोहल, जिसे एथिल अल्कोहल कहते हैं, तो अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में मिलाकर तब हॉल बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए अगला पॉइंट क्या है कि तत्कालिक ऊर्जा जो पावर होती है, तो तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है। तो आप लोगों में से कुछ लोग रनर भी होंगे जिनको पता है कि ग्लूकोज दिया जाता है। तो देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है, तो आपको पता होगा कि पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए यह एक रक्षा आवरण बनाती है। अगर यह पराबैंगनी किरणों को न रोके तो हमें त्वचा कैंसर भी हो सकता है। आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि ओजोन किरणों से त्वचा कैंसर भी होता है। ठीक है, ये देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि आंत ज्वर, जिसे टाइफाइड कहते हैं, टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है। जब टाइफाइड होता है तो उसके लिए सामान्यतः कौन सी औषधि यूज की जाती है, तो क्लोरोमाइसिजिन। ये जो क्लोरोमाइसिजिन दवा है ये टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं। जो गैस जब जलती है तो उसकी जो सबसे गर्म हिस्सा होता है गैस की लौ का, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र, नॉन ल्यूमिनस जोन। जहाँ पे ज्योति नहीं होती, बस केवल वहाँ पे उसकी लौ दिखाई देती है। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है। और देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सिनेबार किसका अयस्क है। तो सिनेबार पारा जिसको
मरकरी भी कहते हैं, Hg इसका साइन होता है। तो ये पारा का अयस्क है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और दूसरों तक भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसके बारे में नॉलेज हो सके।